हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपना जो मध्यकालीन इतिहास है उसका अगला भाग लाए हैं। आपको पहले भाग में इतिहास की परिभाषा बता दी गई थी। इतिहास जो शब्द है 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब होता था ऐसा, है का मतलब ही, और आस का मतलब हुआ, मतलब ऐसा ही हुआ। आपको जो परिभाषा बताई गई थी, इतिहास की परिभाषा जो बताई गई थी, अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए और भविष्य को संवारना ही इतिहास कहलाता है। आपको इतिहास के अंतर्गत आपको अपना अतीत या भूतकाल को बारे में जानना होता है, साथ ही साथ वर्तमान के बारे में जानना होता है और भविष्य के बारे में भी जानना। इन तीनों घटनाओं के क्रम को ही हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसी भी घटना को जानने या इतिहास के किसी भी कालक्रम को जानने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो कारक की आवश्यकता होती है। वे कारक होते हैं लिपि और तिथि। वो दो कारक कौन से होते हैं? लिपि और तिथि होते हैं। ये दो कारक जो आपको किसी भी ऐतिहासिक घटना को जानने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि इतिहास के पिता या इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक होते हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और उनकी कौन सी पुस्तक थी? द हिस्ट्रीज। उनकी पुस्तक थी द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज में उन्होंने क्रमबद्ध या एक तरीके से इतिहास, इसके साथ या इसके अलावा आपको बताया गया था कि मध्यकाल, भारतीय इतिहास में मध्यकाल कब से कब प्रारंभ हुआ था। देखा जाए तो भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल था, गुप्त काल के पतन से लेकर मुगल काल के उत्थान तक भारतीय मध्यकाल इतिहास था। यानी गुप्त काल के पतन से लेकर मुगल काल के उत्थान के बीच के समय अवधि को आप भारतीय मध्यकालीन का इतिहास कहते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि विश्व का मध्यकालीन इतिहास का कार्य का कार्यकाल कौन से कब था। रोमन साम्राज्य के पतन से लेके रोमन साम्राज्य के पतन से लेके कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी, उन दोनों के बीच के समय अवधि को विश्व का मध्यकालीन इतिहास के बारे में ये आपको बताए गए थे। साथ ही साथ आपको बताया गया था कि तराइन का प्रथम उसका युद्ध। प्रथम युद्ध भटिंडा में जो हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जबकि जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 का दूसरा युद्ध, तराइन का में, दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। उसी युद्ध में के दौरान, उस युद्ध में पराजय होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाता है। वहां पे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। आपको बताया गया था जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने मोहम्मद गोरी के स्थिति का अवगत कराया उन्हें। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने सप्तवेदी बाण का संधान कर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की। ये चंद बरदाई द्वारा लिखी गई, ये पूरा विवरण पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है चंद बरदाई द्वारा। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को झेलम नदी के किनारे शाम की नमाज पढ़ते वक्त खोखर जनजातियों ने मोहम्मद गोरी को छुरा घोंप के हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, और जबकि चंद बरदाई का कहना है कि मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ये आपको बताया गया था। साथ ही साथ आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत था, उसके अंतर्गत आपको 5 वंश बताए गए थे। उन 5 वंशों में सबसे पहले वंश था गुलामी वंश या मामलूक वंश। दूसरा आपका था खिलजी वंश। तीसरा था तुगलक वंश। चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। सबसे जो कम कार्यकाल में देखा जाए, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल का जो वंश था वो खिलजी वंश था। और देखा जाए तो सबसे अधिक जिस वंश का शासनकाल था वह था तुगलक वंश। ये दो आपको बताए गए थे। उसके बाद गुलाम वंश को ही मामलूक वंश कहा जाता था। ये आपको जानकारी पहले वीडियो में मिली थी। आज हम लोग दूसरे में देखते हैं कि आपको बताया गया गुलाम वंश या मामलूक वंश का कार्यकाल 1206 से लेके 1290 तक ईस्वी था। यानी आप कह सकते हैं गुलाम वंश का जो कार्यकाल था 1206 से लेके 1290 के बीच था। अब देख लेते हैं इन गुलाम वंश में कितने वंश या किन उपवंशों ने शासन किया था। आप इनको कह सकते हैं जो गुलाम वंश था ये तुर्क सल्तनत था या तुर्क सुल्तान थे। ये जितने भी शासक हैं सब
तुर्क सुल्तान थे या तुर्किस्तान से आए हुए शासक हैं। एक गुलाम वंश में जो पहला शासक हुआ था वो हुए थे कुतुबी वंश। कुतुबी वंश के देखते हैं। कुतुबी वंश का कार्यकाल जो था 1206 से लेके 1210 था। कुतुबी वंश का शासनकाल कब से कब था? 1206 से लेके 1210 के बीच में था। ये देखा जाए तो जो गुलाम वंश था, इन गुलाम वंश में सबसे कम कार्यकाल कुतुबी वंश का ही शासनकाल था। इसके देखते हैं कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे। कुतुबी वंश के संस्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबी वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबी वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब दूसरा देखते हैं उसके बाद कौन सा वंश आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के या कुतुबी वंश के बाद। दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का दूसरा जो शासक थे शमसी वंश था। शमसी वंश का कार्यकाल देखते हैं कब था। शमसी वंश का जो कार्यकाल था 1211 से लेके 1265 के बीच में था। अब देखते हैं कि शमसी वंश की स्थापना किसने की थी या शमसी वंश की स्थापना शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। शमसी वंश की स्थापना किसने किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। तो शमसी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? 1211 से लेके 1265 के बीच में था। उसके बाद आते हैं देखते हैं गुलाम वंश में जो अंतिम शासक या अंतिम वंश था कौन था। गुलाम वंश का जो अंतिम वंश था बलबनी वंश था। बलबनी वंश का कार्यकाल था 1265 से लेके 1290 तक था। कब था? 1265 से लेके 1290 तक था। अब देखते हैं ये बलबनी वंश का संस्थापक कौन था। बलबनी वंश का संस्थापक देखा जाए तो गियासुद्दीन बलबन था। कौन था? गियासुद्दीन बलबन था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश में 3 वंशों ने शासन किया था। पहले था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश का जो शासनकाल था 1206 से लेके 1210 के बीच में था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जबकि दूसरा वंश था शमसी वंश। शमसी वंश का कार्यकाल 1211 से लेके 1265 के बीच था। इसके संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। और तीसरा जो अंतिम शासक था गुलाम वंश में बलबनी वंश था। बलबनी वंश का शासनकाल था 1265 से लेके 1290 के बीच। इसके संस्थापक थे गियासुद्दीन बलबन। ये था गुलाम वंश या मामलुक वंश में जो 3 उपवंशों ने शासन किया था या साम्राज्य किया था या राज किया था। ये तीनों वंश थे। कुतुबी वंश था, दूसरा शमसी वंश, तीसरा बलबनी वंश था। अब हम लोग कुतुबी वंश के अंतर्गत देखते हैं कितने शासक थे। उसके बाद शमसी वंश के अंतर्गत कितने शासक ने शासन किया। उसके बाद बलबनी वंश में कितने शासक ने शासन किया। इसके बाद हम लोग आएंगे खिलजी वंश में कितने शासक ने शासन किया। उसके बाद तुगलक आएंगे, उसके बाद सैयद आएंगे, उसके बाद लोधी वंश के बारे में इस तरह हम लोग शासकों का क्रम देखते हैं कि कौन कौन शासक किस वंश में शासन किया था। अब हम लोग देखेंगे कि जो गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश था, कुतुबी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया था। देखते हैं जो कुतुबी वंश था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया था। जो कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब देखते हैं कि कुतुबी वंश में जो 2 शासक थे उनका कौन कौन सा नाम था, उनका कार्यकाल कब से कब तक था। देखा जाए तो पहले जो शासक थे जिन्होंने स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की, पहले शासन उन्होंने किया, जिनका कार्यकाल देखा जाए तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी शासन किया था उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बता दिया जा रहा है। आगे जब आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताया जाएगा, जब गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको बता दिया जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो चौगान नामक खेल खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसी भी युद्ध में नहीं हुई थी, जबकि वो चौगान नामक खेल खेलते वक्त घोड़े से गिरने से उनकी गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से मृत्यु हुई थी। उसके बाद राज सिंहासन पे आराम शाह को गद्दी पे बैठाया गया। आराम शाह जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने आराम शाह नामक नए युवक को राज सिंहासन पे आसीन किया। वे
आराम शाह जो था शासक के गुणों से लगभग शून्य था। परिणाम स्वरूप जब वह शासक के गुणों से शून्य था, परिणाम स्वरूप साम्राज्य में अराजकता व्याप्त फैल गई, जिस वजह से इस परिस्थितियों को देखते हुए वहां का सिपा सलाहकार आमिर अली इस्माइल ने बदायूं के समय इक़्तिदार जो थे इल्तुतमिश थे, उन्हें दिल्ली सल्तनत से या दिल्ली साम्राज्य की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार देखा जाए तो वे जब लगातार आमिर अली इस्माइल ने जब बदायूं के इक़्तिदार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया तो इल्तुतमिश ने आराम शाह से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और अंत में दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुए। इस प्रकार आराम शाह की मृत्यु हो गई। आपको एक बार फिर से बता जाए, जो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो चौगान खेलते वक्त उनके घोड़े से गिरने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने आराम शाह नामक नवयुवक को गद्दी पर आसीन किया, जबकि आराम शाह जो था वो शासक के गुणों से पूर्णतः वंचित था या उसे शासन करने के तौर तरीके के बारे में मालूम नहीं था। इस वजह से साम्राज्य में अराजकता फैल गई। तो जो अमीर वर्ग के शासक थे वो चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पे या उनका वर्चस्व रहे, बाकी जो शासक रहे वो कठपुतली की भांति कार्य करे। चाहे जो अमीर वर्ग था वो चाहते थे कि जो हम चाहे वही साम्राज्य में हो सके, लेकिन दिल्ली सल्तनत के ही एक सिपह सलाहकार आमिर अली इस्माइल ने, जो बदायूं का इक़्तिदार थे, इल्तुतमिश ने उन्हें दिल्ली की शासन या दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के पश्चात आराम शाह नामक नवयुवक ने, आराम शाह जो आपके वहाँ शासन कर रहे थे, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में आराम शाह मारा गया। इस प्रकार कुतुबी वंश का अंत होता है। कुतुबी वंश के बाद अब आता है शमसी वंश। अब देखते हैं शमसी वंश में कितने शासक ने शासन किया और उनका कार्यकाल कब से कब तक था। हम लोग इसके पहले जो देखे थे कुतुबी वंश में कितने शासक थे? कुतुबी वंश में 2 शासक थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी शासन था। उसके बाद कुछ समय के लिए या कुछ महीने 6 से 7 महीने के बीच में आया था आराम शाह का शासन था। उसके बाद कुतुबी वंश के बाद गुलाम वंश में या मामलुक वंश में दूसरा जो वंश ने शासन किया था उसका नाम था शमसी वंश। शमसी वंश का अब जान लेते हैं संस्थापक कौन है। शमसी वंश का कार्यकाल था 1211 से लेके 1265 के बीच था। कितना था शमसी वंश का कार्यकाल? 1211 से लेके 1265 के बीच था। इसके संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसी वंश के संस्थापक कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। ये शमसी वंश के शासक थे। अब देखते हैं इनमें कितने शासक ने या कितने राजाओं ने शासन किया था। इन राजाओं का जो क्रम है उसी क्रम से लिखा गया है। पहले कौन सा शासक शासन किया, उसके बाद कौन से शासक, इस तरह का इनका क्रम दिया गया है एक सीरियल से। देखा जाए तो शमसी वंश के जो संस्थापक थे वही शमसी वंश के हैं, उसके पहले शासक भी होंगे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे उनका कार्यकाल था 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। ये शासन करते हैं। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका भी शासनकाल बहुत छोटा था, इस वजह से इनका शासनकाल 1236 यानी इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात कुछ ही महीनों के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठते हैं। ये एक अयोग्य शासक थे। इनके बाद शासन या गद्दी या बागडोर संभालते हैं रजिया सुल्ताना या सुल्ताना रजिया। इनका शासनकाल था 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पे 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तानी शासन करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। तो रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासक थे। कौन? रजिया सुल्ताना। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनकी मृत्यु के पश्चात आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनके बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका शासनकाल था 1240 से लेके 1242 ईस्वी। कितना शासनकाल था? 1240 से लेके 1242 मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल था। इनके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह।
अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल जो था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था 1246 से लेकर 1265 के बीच था। ये था शमसी वंश के जो शमसी वंश के शासक था उनका क्रम। पहले पे आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236। दूसरा जो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका कार्यकाल 1236 था। ये कुछ महीनों के लिए शासन करते हैं। तीसरा था रजिया सुल्ताना का शासनकाल जो 1236 से लेकर 1240 था। ये दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासक थीं। उसके बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर 1242 के बीच था। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 के बीच था। अंत में आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल था 1246 से लेकर 1265 था। इस तरह ये शमसी वंश के शासक थे। आप कह सकते हैं गुलाम वंश का जो दूसरा उपवंश था शमसी वंश, इसमें इतने शासक थे। 6 शासक शमसी वंश के थे। कौन कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना थे, बहराम शाह थे, मसूद शाह थे और नासिरुद्दीन महमूद थे। ये 6 शासक शमसी वंश में शासन किए थे। एक बार फिर से जान लेते हैं शमसी वंश के जो संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। इनका कार्यकाल था 1211 से लेकर 1236 के बीच था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक थे 1236, जो कुछ समय के लिए आते हैं। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के बाद सुल्ताना रजिया, यह रजिया सुल्ताना। इनका कार्यकाल था 1236 से 1240। दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासक। उसके बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका शासनकाल था 1240 से लेकर 1242। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह। इनका शासनकाल होता है 1242 से 1246। अंत में आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। इनका कार्यकाल होता है 1246 से 1265। इनके मृत्यु के पश्चात आते हैं जो तीसरा या अंतिम वंश कह सकते हैं गुलाम वंश का उपवंश में बलबनी वंश। अब देखते हैं बलबनी वंश के संस्थापक कौन थे, उनमें कितने शासकों ने शासन किया था। अब हम लोग गुलाम वंश का जो अंतिम उपवंश था बलबनी वंश या बलबनी वंश कहते हैं। बलबनी वंश का जो संस्थापक था या बलबनी वंश का कार्यकाल पहले देख लिया जाए। बलबनी वंश का कार्यकाल जो था 1265 से लेके 1290 बीच के था। बलबनी वंश का कार्यकाल कब था? 1265 से लेके 1290 के बीच था। बलबनी वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो बलबनी वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। कौन थे? बलबनी वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। जिनका कार्यकाल देखा जाए तो जो बलबनी वंश था उसका कार्यकाल था 1265 से लेके 1290 के बीच ये बलबनी वंश चला था। अब देखते हैं बलबनी वंश के शासकों का क्रम। सबसे पहले कौन सा शासन किए थे, उसके बाद कौन से राजा, उसके बाद कौन से राजा है। देखा जाए तो बलबनी वंश के जो संस्थापक थे वही उसके पहले शासक भी होते हैं। बलबनी वंश के पहले शासक जो थे गियासुद्दीन बलबन थे। अब देखते हैं पहला जो गियासुद्दीन बलबन है उनका कार्यकाल कब से कब तक था। देखा जाए तो गियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1265 से लेके 1287 के बीच था। कितना था? 1265 से लेके 1287 के बीच गियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र मुइजुद्दीन कैकूबाद। कौन आते हैं? उनके पुत्र मुइजुद्दीन कैकूबाद। इनका कार्यकाल जो था 1287 से लेके 1290 के बीच था। कितना था? 1287 से लेके 1290 के बीच था इनका कार्यकाल। और अंत में आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स का शासनकाल कुछ ही महीने था, 1290 के बीच में ही था। क्योंकि 1290 के बाद उसके बाद जाता है खिलजी वंश। बलबनी वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन बलबन थे। ये संस्थापक है। बलबनी वंश देखा जाए तो 1265 से लेके 1290 के बीच चला। उसके पहले शासक थे गियासुद्दीन बलबन थे। उनका कार्यकाल था 1265 से लेके 1287 के बीच था। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं मुइजुद्दीन कैकूबाद। इनका शासनकाल था 1270 से लेके 1290 के बीच। और अंत में आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। इनका शासनकाल था 1290 ही था। इस प्रकार ये देखा जाए तो गुलाम वंश के उपवंश भी कह सकते हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत तीन वंशों ने शासन किया था। पहले कुतुबी वंश, दूसरा वंश था शमसी वंश था
और आखिरी जो था बलबनी वंश था। आपने कुतुबी वंश के अंतर्गत दो शासक पढ़े थे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह। उसी प्रकार आपने शमसी वंश जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसकी स्थापना किया था, उसमें इल्तुतमिश पहले से थे, दूसरे थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे, तीसरे पे आ जाते हैं रजिया सुल्ताना, चौथे पे आ जाते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह और पांचवे थे अलाउद्दीन मसूद थे और लास्ट वाले जो थे नासिरुद्दीन महमूद थे। ये शमसी वंश के शासकों का क्रम था। उसके बाद अंत में आते हैं बलबनी वंश। बलबनी वंश में पहला संस्थापक गियासुद्दीन बलबन थे। उसके बाद आते हैं कैकूबाद, उसके बाद आते हैं अंत में यूमर। इस प्रकार ये गुलाम वंश के सभी शासकों का क्रम था। अब हम लोग अगली वीडियो जो होगी उसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहेगी। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।